नमस्कार मित्रों। ग्रहों के कारक तत्व हम पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे राहु केतु के बारे में। और जिस पुस्तक का सहारा ले रहे हैं वो है जगन्नाथ बसीन जी की बुक फलित सूत्र। राहु के बारे में कहा गया है कि राहु के गुण दोष प्राय शनि की भांति होते हैं। किसके बारे में बताया है ये? राहु के गुण दोष प्राय शनि की भांति होते हैं। शनि की भांति राहु भी काला, धीमी गति वाला, रोगप्रद, स्नायु रोग कारक। स्नायु रोग मतलब नर्व्स को प्रॉब्लम देने वाला। स्नायु रोग नर्व्स को इफेक्ट करने वाला। पृथकता जनक। पृथकता जनक मतलब ये अलग कर देता है चीजों को। सेपरेटिव कहना चाहिए, इसकी प्रॉपर्टी होती है। लंबा, अंधकार प्रिय तथा भय कारक होता है। कह रहे हैं कि राहु केतु अचानक फल देते हैं। अचानक फल देने के लिए प्रसिद्ध है। यह अचानक फल अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। यदि राहु नवम स्थान में हो और नवमेश बलवान हो, तो विशेषतया बुध नवमेश होकर बलवान हो तो अचानक भाग्य चमक उठता है। इसको समझना चाहिए। स्पेशली बुध के बारे में इन्होंने कहा कि बुध नवमेश हो जाए, 3 नंबर राशि हो या 6 नंबर राशि हो, और राहु महाराज यहाँ हो, तो कहते हैं कि यदि राहु नवम स्थान में हो और नवमेश बलवान हो। अब नवमेश बलवान कैसे हो सकता है? या तो अपनी मूल त्रिकोण राशि में ही हो जाए, और यहीं पर ये उच्च के भी होते हैं बुध। तो भाग्य अचानक अचानक भाग्य चमक उठता है और अनजाने ही बहुत लाभ तथा पदवी आदि प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार राहु धन पंचम या लाभ स्थान में होकर लॉटरी आदि द्वारा अचानक लाभ करवाता है। धन लाभ में धन भाव में हो जाए। धन भाव कौन सा है? सेकेंड हाउस। पंचम भाव में हो जाए, यहीं से ही लॉटरी वगैरह देखा जाता है। तो या फिर लाभ स्थान यानी कि 11th हाउस में हो जाए, तो कहते हैं अचानक पता नहीं कहां से पैसा आ जाएगा, चाहे वो लॉटरी लग जाए आज किसी की। बशर्ते इन भावों के स्वामी बलवान हो। किसी ने पूछा कि राहु के फलों को कैसे समझें, तो क्या ये इसका कारण है कि राहु और केतु की अपनी राशि तो होती नहीं है। तो ये देखना चाहिए कि ये किस पहले तो हो गया कि हो सकता है किसी ग्रह के साथ बैठे हो। माना अकेले ही किसी राशि में बैठे हुए हैं, तो हमें देखना चाहिए उनके राशीश को। पहले हम बात करेंगे अकेले किसी हाउस में राहु है। किसी भी हाउस में हो सकते हैं, 12 के 12 हाउसेस में। तो हमें क्या देखना है कि राहु के राशीश कौन है, यानी राहु किस राशि में बैठे हैं, और फिर उनके राशीश की स्थिति को हमें देखना चाहिए पूरी कुंडली में। मतलब स्थिति की क्या क्या मतलब हुआ कि उनकी क्या वो बलवान है कौन? राशीश। एग्जाम्पल देख लेते हैं। माना यहाँ पर 7 नंबर में राहु बैठे हैं, लाभ भाव में बैठे हुए हैं, और यहाँ पर शुक्र हैं, उच्च के हो गए। इसका क्या मतलब हुआ कि राहु के राशि जो शुक्र हैं वो उच्च के होकर कुंडली में बैठे हैं। इसका मतलब बलवान है।
तो ऐसे में राहु बहुत अच्छे फल देंगे क्योंकि उनके राशीश बलवान है। ठीक है ना। तो ये चीज भी हमें समझनी चाहिए। आगे देखिए। इसीलिए इन्होंने कहा पीछे जो हमने ये पढ़ा था कि ये वाली जो लॉटरी वॉटरी लगना और ये सब तब हो सकता है जब उनके राशीश बलवान हो। ठीक है। राहु जब शनि के साथ स्थित होते हैं, शनि और राहु की युति हो जाए, तो राहु की दृष्टि जो सदा राहु से पंचम सप्तम नवम पर पूर्ण रहती है, न केवल अपना ही अपितु शनि का प्रभाव भी रखती है। मीन्स राहु जिन जिन भावों पर दृष्टि देंगे, जो राहु से कौन सी होती है, पांचवी सातवीं और नवीं, तो वो उस दृष्टि में शनि का प्रभाव भी रहेगा। ये नहीं कहेंगे कि शनि की दृष्टि तो तीसरे सातवें और 10वें भाव पर पड़ रही है। हाँ पड़ रही है, लेकिन जो राहु की दृष्टि पांचवें सातवें नौवें में है, उसमें शनि का प्रभाव भी रहता है और विशेष पृथकता आदि अनिष्ट फल देने वाली होती है। यानी कि कहते हैं ना, करेला वो भी नीम चढ़ा, तो ऐसा करेला बन जाते हैं जो जिस पर नीम की कोटिंग हो रखी हो, यानी कि अति कष्टकारी। ठीक है। तो आगे देखें तो जैसे शनि दशम भाव में स्थित हो तो धन का नाश, धन त्याग का योग बनता है, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर से पढ़ लेना पड़ेगा, न केवल अपना भी तो ठीक है। जैसे शनि और राहु दशम भाव में स्थित हो, अब यहां पर कुंडली बनाकर समझ लेना चाहिए। ठीक है। तो माना शनि और राहु दशम स्थान में खुद ही बैठ गए एक साथ, दशम स्थान में। तो दशम स्थान कौन सा होता है ये, तो यहां से कहां कहां देखेंगे राहु महाराज, यहां पर और यहां पर। पंचम दृष्टि ये, सप्तम दृष्टि ये और नवम दृष्टि ये। तो यहां पर अगर देख रहे हैं तो धन का नाश अथवा धन त्याग का योग बनता है, क्योंकि राहु की द्वितीय भाव पर पंचम दृष्टि, राहु तथा शनि दोनों का प्रभाव होगा। अब आइए केतु के बारे में जानें। केतु के गुण दोष प्राय मंगल के समान होते हैं, मंगल के समान, इसीलिए कहते हैं कुजवत केतु। कुज कौन है, मंगल। केतु भी मंगल की भांति अग्नि रूप है। यदि सूर्य मंगल तथा केतु का इकट्ठा प्रभाव कहीं सीधा अथवा केतु की दृष्टि के द्वारा पड़ रहा हो, तो उस स्थान से निर्दिष्ट वस्तु में आग लग जाती है। किसी भी कुंडली में किसी एक पर्टिकुलर भाव पर केतु की, माना केतु यहाँ बैठे हैं, तो एक दो तीन चार पांच, इनकी भी वही दृष्टियां होती हैं, पांचवी सातवीं और नवी। ठीक है। एक साथ कहीं दृष्टि पड़ रही हो, सूर्य और मंगल माना यहाँ बैठे हैं और सातवें भाव पर दृष्टि, एक दो तीन चार पांच, नहीं सातवें पे तो नहीं आएगी ऐसे में, तो हमें थोड़ा सा शिफ्टिंग करनी चाहिए। तो केतु को क्या करते हैं, हम तीसरे भाव में ले लेते हैं। केतु आप यहाँ आ जाओ, तो यहां से एक दो तीन चार पांच, पांचवी दृष्टि, यहां से चौथी दृष्टि और यहां से, तो कहते हैं कि उस स्थान से निर्दिष्ट वस्तु में आग लग जाती है। जैसे यह प्रभाव लगन पर हो तो सिर आग से जले। ठीक है। तो पेट, यहाँ नाभि के आसपास का एरिया मान लेना चाहिए। अगला देखें, स्वक्षेत्री शुभ ग्रह के साथ मिलकर केतु विशेष लाभ देता है।
स्वक्षेत्री शुभ ग्रह बोला है। स्वक्षेत्री शुभ ग्रह माना किसी की कुंडली में कोई कुंडली हो और उसमें कोई भी प्लैनेट स्वक्षेत्री है, तो हम गुरु को मान लेते हैं। माना गुरु स्वक्षेत्रीय है और वहां पे ही केतु आ गए, तो स्वक्षेत्रीय शुभ ग्रह के साथ केतु विशेष लाभ देता है। जैसे स्वक्षेत्रीय शुक्र तुला राशि में, तो इनको भी ले लेते हैं। माना तुला राशि में स्वक्षेत्री शुक्र के साथ केतु हो जाए तो मनुष्य बहुत धनवान होगा। यही योग नवम में हो तो बहुत भाग्यशाली होगा, क्योंकि ये धन, ठीक है, नवम में बन जाए तो भाग्यशाली बन जाएगा। वह राज्य मान्य होगा। हिटलर की कुंडली में धनु राशि का गुरु केतु के साथ तीसरे स्थान में है। उसकी क्रूरता, बाहुशक्ति और विस्तारवादिता इतिहास प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यही योग नवम भाव में बहुत भाग्यशाली व राज्य मान्य होता है। अब हिटलर की कुंडली में बता दिया कि धनु राशि में का गुरु है, स्वक्षेत्रीय गुरु, और केतु के साथ तीसरे स्थान में बैठ गए, तो उस क्रूरता, बाहुशक्ति व विस्तारवादिता इतिहास प्रसिद्ध है। चौथी, अगला पॉइंट बोल रहे हैं कि राहु की भांति केतु भी अचानक फल देते हैं। अचानक फलों की प्राप्ति होती है। केतु यदि योग कारक ग्रह के साथ स्थित हो। अब कौन कौन से योग कारक ग्रह हो सकते हैं? कर्क लगन और सिंह लगन में तो मंगल योग कारक होते हैं, और शनि के लग्नों में शुक्र योग कारक होते हैं, और शुक्र के लग्नों में शनि योग कारक होते हैं। यानी कि ये 6 लग्न ऐसे हैं जिनमें कोई ना कोई ग्रह योग कारक होगा। तो कह रहे केतु यदि योग कारक ग्रह के साथ स्थित हो तो केतु अधिष्ठित राशि के स्वामी की भुक्ति में लॉटरी आदि से धन लाभ होता है। अब बहुत ध्यान से इसको हमें समझना चाहिए कि अगर केतु योग कारक ग्रह के साथ हो तो केतु जिस राशि में बैठे हैं और जब उस राशि के स्वामी की दशा आ जाए, भुक्ति मतलब दशा, ठीक है, केतु के राशिश की दशा हो तो अचानक लाभ होगा। अचानक धन लाभ की स्थिति बन जाती है। केतु मलेच्छ ग्रह है, इसको बोला गया है ये मलेच्छ ग्रह है। वह छठा स्थान भी, सिक्स हाउस भी मलेच्छ स्थान है। अतः जिन वस्तुओं पर छठे षष्टेश, जिन वस्तुओं पर सिक्स्थ लॉर्ड और राहु का प्रभाव पड़े, अभी केतु के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये राहु के लिए बोल रहे हैं कि राहु मलेच्छ ग्रह है और सिक्स्थ हाउस भी मलेच्छ स्थान है। अतः जिन वस्तुओं पर षष्टेश, सिक्स्थ लॉर्ड का और राहु का प्रभाव पड़े तो वस्तुएं मलेच्छ बन जाएंगी। मलेच्छ बन जाएंगी यानी कि उनकी क्वालिटी बहुत डाउन हो जाएगी। यदि स्त्री की कुंडली में षष्टेश पर राहु अधिष्ठित राशि के स्वामी आदि का मलेच्छ प्रभाव हो तो स्त्री के शयन सुख मलेच्छ हो जाते हैं। स्त्री की कुंडली में ये कंडीशन बहुत ही गलत मानी गई है। ठीक है, तो स्त्री की कुंडली में राहु जिस भी राशि के स्वामी हो, ठीक है, तो षष्टेश पर राहु अधिष्ठित राशि के स्वामी आदि का मलेच्छ प्रभाव हो, ठीक है, तो माना कोई भी कुंडली हो, धनु लगन मान लेते हैं, धनु लगन मान लिया,
तो सिक्स्थ लॉर्ड कौन हुए? शुक्र। स्त्री की कुंडली में षष्टेश पर राहु अधिष्ठित राशि के स्वामी, अब राहु माना यहाँ बैठे हैं बुध की राशि में, और बुध और शुक्र एक साथ बैठ जाएं, तो ऐसे में कहा जाता है कि स्त्री के शयन सुख मलेच्छ बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में स्त्री का शैया सुख अन्य स्त्रियां भोगती हैं, जिसका अर्थ यह निकलता है कि उसका पति अपनी स्त्री के अतिरिक्त दूसरी स्त्रियों के साथ इन्वॉल्व रहता है। अगली बात कह रहे हैं कि राहु क्योंकि हमेशा उल्टा चलते हैं, वक्रीय गति होती है इनकी। जब किसी वक्रीय ग्रह की महादशा में राहु की भुक्ति आ जाए, मतलब क्या है कि मानक आपकी कुंडली में कोई भी ऐसा ग्रह है जो वक्रीय है और उसकी दशा आ गई, ठीक है, तो माना शनि वक्रीय है, और जब किसी वक्रीय ग्रह की महादशा में राहु की भुक्ति आ जाए, तो जैसे शनि की महादशा शुरू हुई तो सबसे पहले शनि में शनि, फिर शनि में बुध, फिर केतु, केतु के बाद गुरु के बाद राहु, यानी कि शनि में जब राहु की अंतरदशा आएगी तो मनुष्यों की अन्यों के पास गई वस्तुएं वापस लौटाई जाती हैं, जैसे मकान जायदाद आदि अन्यगत पदार्थों की पुनः प्राप्ति होती है। तो इस चीज को समझना चाहिए, क्योंकि ये भी रेट्रो है आपकी कुंडली में और ये भी रेट्रो है, ये तो चलते ही रेट्रो है। तो किताब में साफ साफ लिखा है कि अगर ऐसा हो तो मनुष्यों की अन्यों के पास गई हुई वस्तुएं वापस लौटाई जाती हैं, जैसे मकान जायदाद आदि अन्यगत पदार्थों की पुनः प्राप्ति हो जाती है। अब बात आती है अगली, कहते हैं कि राहु तथा मंगल का प्रभाव यदि सेकंड हाउस द्वितीय भाव तथा उसके स्वामी पर पड़े, किस पर पड़े? सेकंड हाउस पर या सेकंड लॉर्ड पर, तो राहु के वक्रत्व के कारण मुख टेढ़ा हो जाने की संभावना होती है, क्योंकि राहु रेट्रो चलते हैं, इसलिए मुंह थोड़ा सा मुख को टेढ़ा करके बोलने की आदत हो जाती है। ये वैसे सामान्यतः भी देखा गया है कि अगर सेकंड हाउस पर किसी भी रेट्रो प्लैनेट का इफेक्ट हो, दृष्टि आ जाए, तो मुंह को थोड़ा सा टेढ़ा करके बोलने की आदत होती है। तो इसके बाद पुस्तक में बहुत सारे विशेष नियम भी लिखे गए हैं, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।